जो आज से हमारी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये चैप्टर हमने 7 चैप्टर ख़त्म कर लिए, उसके बाद यह चैप्टर हुआ है हमारा ये स्टार्ट। यदि आपने 7 चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जब आप वहाँ पर जाके उनको देख सकते हैं। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से वैसे तो एमपी बोर्ड से पिछली साल 2022-23 में ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, लेकिन इस साल एमपी बोर्ड में ऐसा कुछ नंबर डिसाइड नहीं किए गए हैं कि हर चैप्टर से इतना आएगा। तो इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ने वाले हैं जिस तरह हमने 7 चैप्टर को पढ़ा। तो आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है इसको देखते हैं। दीज आर द वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। मतलब कि ये कैसे होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और ये परपेंडिकुलर किसके होते हैं? प्रोपगेशन ऑफ वेव के होते हैं। प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या होती है और ये आपस में परपेंडिकुलर कैसे होते हैं, ये आप अभी इतना याद रख लीजिए। ये कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक आपस में भी एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। और प्रोपगेशन मतलब क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ जिस जो दोनों मिलकर जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे ना, वो डायरेक्शन होती है ट्रेवल करने वाली, वो होती है प्रोपगेशन ऑफ। मतलब जिस डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल कर रहे हैं वो होती है प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब डायरेक्शन ट्रेवल करने वाली डायरेक्शन। तो ये कैसे होती है? तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब आपस में तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेव जिस डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रहे हैं, ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपको अभी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि ये डायग्राम में समझ में आएगा। अभी हम जरा यहाँ पर एक छोटा टॉपिक वो करके इसको अच्छे से डायग्राम से समझेंगे कि कैसे तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अभी तो इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ वेव आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका हम डायग्राम समझेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर पहले देख लेते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो क्या होती है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? v इक्वल टू में 1 और रूट के अंदर होता है हमारा कितना, म्यू नॉट, और कितना होता है हमारा, एक म्यू नॉट होता है और एक हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। v इक्वल टू में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम क्या इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे? क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है हमारी? 4 पाई इंटू में 10⁻⁻⁷। ये हमारी किसकी होती है? म्यू नॉट की वैल्यू होती है। और फिर हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 8.857 इंटू 10⁻⁻⁻12। ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ये हमारी म्यू नॉट की वैल्यू होती है। तो यदि हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो v इक्वल टू में क्या जाता है हमारा, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई 10⁻⁻⁷ इंटू में क्या जाएगी हमारी 8.857 10⁻⁻12। ये यदि दोनों वैल्यू को यदि हमने यहाँ पर पुट कर दिया तो जो हमारा आंसर निकल के आया वो कितना आएगा? v की वैल्यू आएगी हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारी लाइट की भी होती है, आपको यदि आ रही हो 3 याद आ रही हो 3 × 10⁸, ये हमारी क्या होती है? इसकी स्पीड होती है किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, मतलब इतनी स्पीड से ये ट्रेवल करती हैं। तो आपको बात समझ में आ गई कि इतनी स्पीड से ये ट्रेवल करती है। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट यहाँ पर डायरेक्ट, आप यदि स्पीड आप कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, मतलब द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, और आपके पेपर में जाके स्पीड लिखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से फॉर्मूला लिखिएगा और ये वैल्यू लिख के और लास्ट में लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। तो आपको समझ में आ गया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। इस तरह इसका v इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इसका फॉर्मूला होता है, और इस तरह से हमने दोनों वैल्यू करके इससे कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं आपस में कैसे परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये आपस में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे होते हैं, इसका डायग्राम से हम इसको समझने वाले। तो इतना आप नोट कर लीजिए पहले कि ये फार्मूला की स्पीड ऑफ लाइट कैसे आई और ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, डेफिनेशन लिख लीजिए। उसके बाद डायग्राम से हम समझने वाले हैं कैसे परपेंडिकुलर होते हैं। तो आइए समझते हैं।
आइए बच्चों, आप समझते हैं कि वो आपस में परपेंडिकुलर एक दूसरे के कैसे होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर इस तरह से हम एक लाइन लेंगे इस तरह से, और एक इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर इसको इतना ही बना देने देते हैं, और एक इस तरफ बना देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी एक्स वाली, और ये हो जाएगा हमारी बाय, और ये जेड हो जाएगी। ये एक्स हो गई, ये बाय हो गई, और ये जेड हो गई। आपको पता है ये जेड कैसे बना होता है। तो जेड आपको यदि एक्स तो हमारा ऐसा होता है और बाय ऐसे में होता है, और जेड होता है ये बाहर की तरफ होता है, इस तरह ऐसा होता है। ये बोर्ड में ऐसे बनाना पॉसिबल नहीं, लेकिन जेड कैसा बाहर निकला होता है, मतलब ऐसा ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो जेड कैसा बना होता है यहाँ पर, इस तरह से जेड बाहर की तरफ बना होता है, इस तरह से, इस तरह से ये जेड बाहर की तरफ निकला होता है। और आपको ये भी पता है, जैसे ये बाय ऊपर है, एक ऊपर की तरफ है, तो आपको पता है डायग्राम में कैसा एक बाय यहाँ पर नीचे भी बन रहा होगा, और ये जेड कैसा एक बाहर की तरफ है, तो एक जेड इसमें बोर्ड के इनसाइड मतलब अंदर की तरफ बन रहा होगा। अब ये एक्स इस तरफ है, तो एक एक्स इस तरफ भी होता है, एक्स डैश होता है जिसको हम बोलते हैं। ये बाय होता है, नीचे बाय डैश होता है। इस तरह जेड होता है, अंदर की तरफ एक जेड डैश भी होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर यदि ये बाय बन रहा है तो ये बाय हो गया, तो नीचे इस तरह यहाँ पर एक एक्स बनता है, और यहाँ पर एक एक्स डैश बन जाएगा, नीचे बाय डैश बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, एक जेड बनता है। यदि ये जेड इस तरह बना रहा हूँ, लेकिन जेड कैसा एक बाहर की तरफ बन रहा है, तो एक जेड हमारा कैसा अंदर की तरफ भी बन रहा होता है। ये आपको पता होगा, मतलब एक अंदर की तरफ होता है तो एक बाहर की तरफ, यहाँ से एक प्लस में वैल्यू आती है, एक माइनस में वैल्यू आती है, लेकिन दो होते हैं। एक एक्स होता है तो एक एक्स डैश होता है, और एक बाय होता है तो एक नीचे बाय डैश होगा। इस तरह ये जेड बाहर की तरफ निकला होगा, एक जेड ऐसा होगा, तो एक जेड इसमें अंदर की तरफ भी होगा। तो इस तरह से ये डायग्राम होगा पूरा, इतना आपको समझ लेना है। और ये यहाँ पर एक चीज़ और होती है, ये कैसे होते हैं एक्स बाय जेड, मतलब कि एक्स बाय और जेड आपस में एक दूसरे को कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, जेड ऐसे बाहर निकला हुआ है, ये एक्स ऐसे में है, बाय ऐसे में, तो आपस में एक दूसरे के कैसे होते हैं, ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। और यदि हम इनको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो आपको पता है, ये हमारा जे कैप हो गया, ये हमारा आई कैप हो गया, और ये हमारा आई जे, ये हमारा के कैप हो गया। तो इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये वाली हमारी जे कैप बाई डायरेक्शन हो गई, ये हमारी आई कैप हो गई, ये हमारी के कैप हो गई। तो ये हमने इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये जे या ये के हो गई। तो अब यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसके अलग बनाएंगे, बाय के, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, बाय के साथ वेरी करेगी। तो बाय के साथ यदि वेरी करेगी तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, कुछ इस तरह से, इस तरह से हम बनाएंगे कुछ। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसको ऐसे एरो बना देते हैं जिसको समझ में आएगा हमको कि यहाँ पर कुछ 3D शेप वाले बने, क्योंकि यहाँ पर 3D शेप बनेगा, क्योंकि एक जेड वाली तो एक बाहर की तरफ निकलेगी, तो कुछ 3D शेप जैसा ये दिख सकता है। इस तरह से इसमें एरो बना देंगे। ये कौन सी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग बना ली। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये बाय के साथ वेरी कर रही है, इसको इस तरह से हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये खड़ी बनी हुई है, ये कैसा है, 3D शेप में आप इमेजिन करें तो ये यहाँ पर बाय होगा, ये हमारा एक्स होगा, तो ये ऊपर से गई होगी और फिर नीचे से ऐसी गई होगी, तो ये कैसी खड़ी होगी। तो अब बनाएंगे यहाँ एक जेड के अलॉन्ग। तो यदि जेड के अलॉन्ग हम बनाएं तो वो कैसी बनेगी, वो इस तरह से बनेगी, इस तरह से जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे हो जाएगी। तो एक हमारी इस तरह से एक और लाइन बन जाएगी। तो इसमें भी हम एरो लगा देते हैं, इस तरह से हम इसमें भी एरो लगा देते हैं। और ये कौन सी बी, मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वाली जो है हमारी जो नीचे बनी है, मतलब जो जेड कैलम बनी, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनी। और ये कैसी बनी हुई है, आप इमेजिन कीजिए, ये जेड हमारा बाहर निकला हुआ है, ये जेड हमारा इस तरह से बाहर निकला, तो ये कैसी गई होगी, यहाँ से ऐसी गई होगी, ऐसी जाके फिर एक्स के अलॉन्ग ऐसी निकली, मतलब ये लेटी हुई होगी, मतलब यहाँ से निकली होगी, देखिए यहाँ से ऐसी निकली हुई होगी। यदि हम इसको बना के देखें एक बार मार्कर की हेल्प से, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा बाय हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम एक और बनाएं
तो ये हमारा एक जेड हो जाएगा। तो एक तो हमारी कैसी है, एक हमारी जो पहली वाली लाइन है मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, वो तो कैसी ऐसी गई होगी, ऐसी, फिर ऐसी से ऐसी, मतलब ये खड़ी हुई होगी। और ये कैसी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड वाली वो इस तरह से है। तो मैग्नेटिक फील्ड वाली इस तरह से है, तो यहाँ पर क्या करें, हम एक बाय वाला जो यहाँ पर हटा देते हैं, क्योंकि तीनों के साथ पकड़ना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये कैसी, ये हमारा अब ये बाय वाला, ये हमारा कौन सा एक्स वाला है, तो ये कैसी लेटी हुई ऐसी गई होगी, इस तरह से ऐसे निकली होगी, यहाँ से एक्स के अलोंग ऐसे घूमी होगी, मतलब यहाँ से निकली होगी और यहाँ से गई होगी इस तरह से, मतलब ये लेटी हुई होगी। और जो हमारी एक्स और बाय के अलोंग बन रही थी वो कैसी खड़ी हुई होगी। तो ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुई कि नहीं हुई। एक हमारी कैसी है, एक हमारी लेटी हुई है, मतलब कि एक हमारी इस तरह से है, तो ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा कैसा बाहर की तरफ जेड निकला हुआ। तो एक ऐसी इस तरह से ऐसी निकली होगी और यहाँ से ऐसी गई होगी, तो ये लेटी हुई हो गई। और एक हमारी एक्स और बाय के अलोंग है, तो एक्स और बाय के अलोंग ये हमारी कैसी ऐसी बनेगी और ऐसी नीचे से ऐसी जाएगी, तो ये खड़ी हो गई। तो ये कैसी हो गई, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। समझ में आपको आ गया 3D एनिमेशन से। तो ये हमारी कैसी, एक खड़ी हुई होगी और एक हमारी लेटी हुई होगी। तो समझ में आ गया आपको कि कैसे आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये हैं। अब बात आती है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, वो भी इनके परपेंडिकुलर है। वो कैसे है, आपको पता है ये दोनों वेव किसके अलोंग चल रही हैं, एक्स के अलोंग चल रही हैं, क्योंकि दोनों एक जेड के साथ वेरी कर रही है, एक बाय के साथ वेरी कर रही है, लेकिन चल किस डायरेक्शन में रही, एक्स के डायरेक्शन चल रही है। और आपको पता है कि ये जो एक्स बाय जेड होते हैं वो तीनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपस में कैसी होती हैं, तीनों परपेंडिकुलर होती हैं। तो समझ में आ गया कैसे परपेंडिकुलर होती हैं, कि जो किस डायरेक्शन में चल रही है, मतलब प्रोपोगेशन ऑफ वेव मतलब होता है किस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, ये एक्स की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। और ये भी कैसे आपस में परपेंडिकुलर है, एक लेटी हुई ऐसी बनी हुई है, एक ऐसे इस तरह से बनी हुई, लेटी हुई खड़ी हुई बनी हुई। तो ये आपस में एक दूसरे परपेंडिकुलर और किस डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रहे हैं, एक्स के डायरेक्शन में। और हमको पता है कि एक्स बाय जेड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। और कैसे होती आपको क्लियर हो गया होगा, तो डायग्राम से आपको सब क्लियर हो गया होगा कि आपस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन ऑफ वेव होती है वो आपस में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, लेकिन कैसे होती हैं वो आपको समझ में अब आ गया होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किस तरह से वर्क करती हैं। जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ये आपस में परपेंडिकुलर होती कैसे हैं वो भी हमने डायग्राम की हेल्प से समझ लिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।